तो आज हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन समझने से पहले मेरा तुमसे एक बहुत बेसिक सवाल है, हो सकता है तुम सही बताओ, हो सकता है तुम ना बता पाओ। एएस में भी हमने देखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तुम इसका अगर तुम चाहो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से भी कुछ लिंक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है लेकिन? एक बाउंड्री समथिंग, ग्रेविटेशनल, जहां तक ग्रेविटी एक्ट करती है। देखो, किसी भी चीज़ की फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड हो मेरे पास, या फिर मतलब रीजन, बाउंड्री नहीं बोलेंगे, रीजन बोल लेंगे। रीजन, हाँ एक रीजन होगा। हाँ, एक ऐसा रीजन जहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल फोर्स एक्सपीरियंस करता ऑब्जेक्ट। कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर या मतलब किसी चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी उस फील्ड के अंदर। हम्म। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो किस चीज पे होगी? एक ऐसा रीजन जिसके ऊपर मास के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। बिल्कुल मास के हो ऊपर। रही होगी वो जरूरी नहीं है हमारे लिए, सही, क्योंकि हम ग्रेविटी का स्पेसिफिकली जिक्र नहीं कर रहे कि डाउनवर्ड्स हो। हम बस बोल रहे हैं कि ये रीजन है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही होगी किसी ना किसी हम्म। डायरेक्शन के अंदर। तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन भी, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वो एग्जामिनर पूछ ले तो तुम यही लिखोगे, इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन वेयर a mass experiences a force, बस, a mass experiences a force, experiences। मेन चीज इसमें क्या है? देखो, रीजन तो हर जगह होगा, फोर्स एक्सपीरियंस हर जगह होगी। मैथ है वो चीज डिफरेंट जो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफर करेगी। समझ आ रही है बात? क्योंकि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं वहां पे हम मैथ्स का जिक्र करते हैं कि एक मैथ्स एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आते हैं वहीं पे वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा जो कि एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। ठीक है। तो देखो, हर चीज को बैक करने के लिए हमारे पास, मैंने तुम्हें बार बार बताया है, हमारे पास लॉज होता है। हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और देखो, ये लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर तुम्हें ये चैप्टर के अंदर ये लॉ का, ये मतलब ये वाला लॉ समझ आ गया और इसका फॉर्मूला समझ आ गया ग्रेविटेशन का, तुम्हारे लिए ये पूरा चैप्टर हलवा है, और मैं मजाक नहीं कर रहा। ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बस। होता क्या है, सबसे पहले मेरे पास लेट से दो मैसेज है। ठीक है, दो पॉइंट मैसेज है। एक ये मैस है, ये मैस है। पॉइंट मैसेज कैसे कहते हैं मैं अभी लिखवा भी दूंगा। पॉइंट मैसेज वो कहते हैं जिसका इंटायर मैस जो होता है ना वो सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब उसका हम कंसिडर करते हैं इसका सारा मैस कहाँ है? बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल के अंदर। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है इस तरह के इसका मैस ज्यादातर यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे कम लाई कर रहा है। समझ रहे हो बात? कि मतलब हम्म। अगर मैं रखूंगा तो ये इस साइड पे जल्दी टिल्ट होगा, इस साइड पे स्लोली टिल्ट होगा, कोई इधर मास नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं इनका मास का है एग्जैक्टली सेंटर, न्यूक्लियस की तरह से, कि मिडिल में होता है ना न्यूक्लियस, उस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर के अंदर है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी बॉर्डर के ऊपर ज्यादा है कम है। हम भी अज्यूम कर रहे हैं ये एम्प्टी स्पेस है और सारा मास का है बिल्कुल मिडिल में। बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट मासेस होता है, मैं लिखवाऊंगा अभी अभी। तो बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं दो, अगर मेरे पास पॉइंट मासेस हैं जिनका सेंटर के अंदर सारा मास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, जो इन दोनों के आपस के अंदर बीच में होगी, कि ये इसके पास आ रहा है और ये आपस इसमें इसके पास आ रहा है, ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के। जितना ज्यादा मेरे पास मास होगा इन दोनों का, उतनी ज्यादा इन दोनों की आपस में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और अगर तुम एक कॉमन सेंस से बात सोचो, अगर तुम मैग्नेट्स को कंसिडर कर लो, इवन दो ये बेस्ट एग्जांपल मैग्नेट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें वैसे एक बात बता रहा हूँ। अगर तुम मैग्नेट करीब लेके आते थे, मैग्नेट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन के अंदर ये समझाने के लिए एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें लिंक करना चाह रहा हूँ इस बात से, उसकी नहीं समझ आएगा। अगर ये दो मैग्नेट्स होते थे, ये आपस में अट्रैक्ट होते थे, ऐसा ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर तुम इनका डिस्टेंस बढ़ा दो, फिर क्या होता था? कि अभी भी अट्रैक्ट होते थे। अगर इन दोनों को तुम दूर दूर कर दो, तो क्या अभी भी ये हम्म। मैग्नेट्स अट्रैक्ट होते थे? नहीं। नहीं होते थे। सही है, बिल्कुल, मतलब स्लो डाउन हो जाते थे, वो रुक जाते थे। या इतने, लेट से इतने डिस्टेंस तक वो फिर भी हो जाते थे, बहुत वीक फोर्स होती थी उनके बीच में, तो मैं। भाई आपकी ना स्क्रीन चली गई। मेरी स्क्रीन चली गई है? हाँ। वेट करो, मैं देखता हूँ। अभी तो दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन देख हाँ। रही। तो मैं तुमसे ये बात कह रहा था कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, लेकिन मैं मैग्नेट्स पे इसकी परफेक्ट एग्जांपल नहीं बोलूंगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इवन
कोई एग्जाम्पल भी नहीं है उसकी, लेकिन मैं तुम्हें जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ कि बस लेट से दो मैग्नेट्स हैं, मैं उनको थोड़ा दूर ले जाता हूँ, क्योंकि अभी भी अट्रैक्ट करेंगे जब इनके बीच में डिस्टेंस आर इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, अब अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब कि मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड कर रही है मैसेस के ऊपर, ऐसा ही है, बिल्कुल। M1 वाला मास और ऑफ कोर्स M2 वाला मास, M2। और मेरे पास मेरी फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी, इस पे सॉरी, इस डिस्टेंस के ऊपर, कि मतलब जितना ज्यादा हम्म, डिस्टेंस होता जाएगा उतनी मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और दूर ले जाऊंगा तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, फोर्स बिल्कुल ही खत्म हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ, ऐसा ही है, हाँ या ना। बिल्कुल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, इनका प्रोडक्ट आ जाता है। हम ये बात कहते हैं कि इन दोनों मासेस का अगर मैं प्रोडक्ट कंसिडर करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को कंसिडर करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने एक बात ऐड की प्रोडक्ट, यहाँ पे हम ऐड करते हैं आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। लिखा किस तरह जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बात तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात थी कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी मेरे पास, और सिमिलरली मतलब जैसे मैग्नेट अगर कंसिडर कर रहे हो तो मैंने वही बात बोली, इतना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी ना छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। और सिमिलरली मैंने बोला डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ही क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये पूरी बात देखो, हमने कॉमन सेंस से तो हमें ये बात समझ आती है और हम इस बात को लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा आता है कि हमें हर चीज़ को एक लॉ से बैक करना है। तो हमारे पास न्यूटन का लॉ है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका लॉ है, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ। सही है, अब न्यूटन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ से हम आगे आ गए हैं, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख रहे हैं। ये क्या कहता है, फोर्स ऑफ ये खाली अट्रैक्शन। न्यूटन के तीन लॉ नहीं थे? न्यूटन के तीन लॉ होते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशन एक डिफरेंट लॉ है। अच्छा। सही है, वो न्यूटन के तीन लॉज ऑफ मोशन थे, कि मोशन में क्या होगा कि मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश करूंगा तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होगी स्पेसिफिक। और सिमिलरली थर्ड लॉ होता है कि जिस भी चीज़ को मैं किसी चीज़ को हिट कर रहा हूँ या हिट नहीं कर रहा, तो मतलब एवरी फोर्स इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कहीं पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इक्वल और ऑपोजिट होगी वो रिएक्शन। वो लॉज ऑफ मोशन थे मेरे पास, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन ने ये बात हमें कही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two point masses, any two point masses, point masses क्या था मैंने बताओ अभी क्या बताया तुम्हें। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, कि मतलब उनका सारा मास कहाँ है, बिल्कुल सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ है, एग्जैक्टली मिडिल। यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ कोई मास नहीं है। इसका मतलब अगर तुम डिस्टेंस भी लोगे तो बिल्कुल सेंटर से लोगे, क्योंकि सेंटर में इसका मास है ना सारा, तो जहाँ से मास स्टार्ट हो रहा है वहां से तुम्हारा डिस्टेंस कंसिडर होगा। हम इसकी एग्जाम्पल अभी आगे देखते भी हैं। तो और अगर कोई वो अनरेगुलर शेप हो फिर? उससे भी फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली हम इस चैप्टर के अंदर सर्कल्स ही डिस्कस कर रहे होंगे मेनली। ये अगर हम सैटेलाइट भी डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, हम बस बोलेंगे इसके सेंटर में, इरेगुलर भी शेप है ना तो उसके सेंटर में बस, समथिंग लाइक दैट। सही। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही बात जो मैंने ऊपर लिखी, लेकिन अब इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूँ लॉ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to, inversely proportional to square of the distance between their centers, distance between their centers। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट मैसेज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर तुम पॉइंट मैसेज नहीं लिखोगे तुम्हारा एक मार्क चला जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है ये बात नहीं लिखोगे तुम्हारा एक मार्क चला जाएगा। सिमिलरली तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है ये नहीं लिखोगे तुम्हारा ये मार्क चला जाएगा। और अगर तुम बिटवीन देयर सेंटर्स नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ये एक मार्क भी चला जाएगा। नॉर्मली ये 3 से 4 मार्क की डेफिनेशन आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बात समझ आ रही है, कोई इशू है इस जी डेफिनेशन। भाई। भाई एक बात है। हम्म। ये इसमें इस चैप्टर में डेफिनेशन है, पिछले वाले में तो नहीं दी। तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इको कर रही है, दोबारा बोलो।
मैंने कहा इस चैप्टर में पहली डेफिनेशन है ना, इससे पहले जो डेफिनेशन दी थी ना। इस चैप्टर के अंदर ये हमारे पास टेक्निकली सेकंड डेफिनेशन है। पिछले चैप्टर के अंदर हमारे पास डेफिनेशन थी ओमेगा की, मतलब एंगुलर वो तो डिस्प्लेसमेंट। वो तो मतलब सही है मतलब कि। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली अलग कोई डेफिनेशन नहीं थी जो हमें हाँ। याद करनी थी, मतलब ओके। कॉन्सेप्ट्स थे वो एक तरीके से, वो तुम्हें फॉर्मूला से भी याद सही। रह सकता है। अच्छा, ये मेरे पास मेन चीज़ें हो गई, बिटवीन देयर सेंटर्स एंड ये सब। अच्छा, ये तुम कॉपी कर रहे हो या कर चुके हो? मैं कॉपी कर रहा हूँ। कर लो। पॉइंट मासेस भी जो मैंने समझाया वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या है कि देयर एंटायर मास, द एंटायर मास is concentrated, is concentrated at the center, at the center। कॉपी कर लो तो मुझे बताओ। अब नीचे कर लिए मैंने वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉपी कर लिया, पॉइंट मास कॉपी कर रहा हूँ। पॉइंट मासेस कॉपी कर रहे हो क्या? अच्छा, तुम्हें मैथ से एक बात पता होगी, बेसिक सी बात है कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के साथ, तो तुम इसकी इक्वेशन किस तरह बनाते थे? ए इज इक्वल्स टू के बी, ऐसा ही है। के क्या होता था? कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी आ जाते हैं तो एक कांस्टेंट डालता है, सही है। बिल्कुल। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के साथ, तो हम बोलते थे सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स डी स्क्वायर। के कांस्टेंट आता था हमारे पास। अब जाहिर है कांस्टेंट है तो मैं के की जगह मैं बी भी लिख सकता था, अगर बी कंसिडरिंग एक कांस्टेंट है। मैं कुछ भी लिख सकता था, ऐसा ही है। मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल। अगर मैं एक रफ एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी स्क्वायर के साथ, तो अगर मैं जब इसको लिखता तो मैं इसको इस तरह लिखता हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हाफ हम्म। क्या था? कांस्टेंट, ऐसा ही है। क्योंकि मास की बिल्कुल। वैल्यू चेंज हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, एनर्जी की हो सकती है, बट सिंस हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है तो हमें 1/2 डालना पड़ा यहाँ पे, जो कैसे कांस्टेंट एक्ट कर रहा था। इस चीज में कोई इशू है? नहीं। तो यहाँ पे हमने ऊपर इतनी बातें बोली, जब हमने ऊपर ये कहा कि मेरे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास वन मास टू के साथ, और मतलब मास वन और मास टू के प्रोडक्ट के साथ। सिमिलरली हमने ये बात बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ। तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इन सबको एक इक्वेशन में डालूंगा, मतलब जब मैं लिखूंगा, किस तरह मैं लिखूंगा? एफ इज इक्वल टू एम, अच्छा दो मैसेज हैं तो m1 m2 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इस तरह भी डिनोट कर सकता हूँ, m/m/r²। अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आता है मेरे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। ये बात समझ आ रही है? तो इससे ही इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब अगेन, एक ग्रेविटेशन का वैल्यू 9.1 होती है। क्या चीज़? मैंने कहा ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.81 होती है। नहीं, 9.81 नहीं होती। वो तो ग्रेविटी की होती थी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक वैल्यू है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहता है। जैसे के था, मैंने लिखा था के की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। सिमिलरली यहाँ ये हम्म। जी है। तो ये जी मेरे पास क्या है? अच्छा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है जो मैंने तुम्हें बताया, तो तुम्हें पता है कि मास वन और मास टू का प्रोडक्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसमें होता है? आर स्क्वायर के साथ। तुम ऑलरेडी सिर्फ एक जी डाल दो तो तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुम्हें यही है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन का समझ आ गया तो ये इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। बच्चे इसको देख के बहुत घबराते हैं, वो बोलते हैं ये क्या नई चीज आ गई है इतनी मुश्किल। एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, दिस इज नथिंग। जी क्या है यहाँ पे जो तुम्हारे लिए नई चीज है? वो है यूनिवर्सल, एग्जाम में गिवन होगा फॉर्मूला शीट में, यूनिवर्सल। लेकिन याद कर लो वैल्यू तो अच्छी बात है। मतलब ऑफ कोर्स तुम सवाल इतने सॉल्व करोगे कि तुम्हें याद हो ही जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है तुम्हारे पास, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट जो होता है मेरे पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, किलोग्राम टू द पावर -2। अगेन, याद हो जाती है कर लो, नहीं होती तो फॉर्मूला शीट में ऑफ कोर्स गिवन है, टाइम बच जाएगा। अगर तुम्हें याद होगी तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, बट गलत लिखने से बेहतर है कि फॉर्मूला शीट में देख लेना। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं पेपर की वजह से बंदा वैसे ही परेशान होता है, तो ओवरवेलम हो जाता है, वो चीज़ें भूल जाता है। बस ये एक मिस्टेक नहीं करना, ठीक है?
वही। अच्छा, एक बात मैं फिर बताता चलूं कि तुम किस तरह से कंसिडर कर रहे होगे। तुम सेंटर्स कंसिडर करोगे। मतलब कि लेट्स से तुम्हारे पास, मैं एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ। प्लैनेट कंसिडर कर लो, कुछ भी कर लो कंसिडर। यहाँ बना देता हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये ये तुम्हारे पास 100 मीटर्स। हम अज्यूम करते हैं ये 100 मीटर्स है। क्या मैं कह वही। सकता हूँ मेरे पास आर जो है वो 100 है? नहीं, क्यों? सर्कल का डायमीटर हम चलिए ठीक है। आर नहीं, आर ये डिस्टेंस है जो ये मैं यहाँ आर यूज करने वाला हूँ, ये डायमीटर की बात नहीं हो रही है। सही। सही है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास आर ये गलत है। ये आर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बोला है मैंने डेफिनेशन के अंदर कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्योंकि सेंटर में है मैस, मैस इसका यहाँ पे नहीं है, सरफेस पे नहीं है मैस। हम्म। अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफाई कर दे कि सैटेलाइट है और सैटेलाइट आके लैंड कर रही है एक प्लैनेट के ऊपर, तो मतलब जाहिर है सैटेलाइट का मैस कहाँ होगा? जाहिर है कि वो इसके प्लैनेट के सरफेस के ऊपर होगा, तो फिर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट तुम ये नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे मुझे ये डिस्टेंस भी तो चाहिए। अगर मैं बोलूँ लेट से ये हम्म। 10 है, 10 मीटर्स, और ये भी है 15 मीटर्स, तो मुझे आर के लिए मैं बोलूंगा ये गलत है। रादर आर वुड बी वर्ड, आर वुड बी 100 + 10 + 15। ये बात समझ आई? वन ट्वेंटी और क्या बोलूं? फाइव मीटर्स ये होगा मेरा आर। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। छोटा सा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ये यहाँ तक कॉपी कर लिया? कोई चीज़ कॉपी करनी है इसमें? कहाँ तक कॉपी कर चुके हो? मैं अभी ऊपर है अपना, ये डायग्राम बना के बस ये बना रहा हूँ, बाकी तो कॉपी हो चुका है। चलो सही है। A person stands on the surface of the earth. Find out the force of attraction. The force of attraction, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मास ऑफ अर्थ तुम्हें बताया हुआ है। मास ऑफ अर्थ, it is given as 6.02 into 10 to the power of 24 kilograms। और तुम्हें क्या बताया हुआ है? मास ऑफ मार्स है। मास, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। मास ऑफ मार्स, और ये गिवन है हमारे पास 80 किलोग्राम। अच्छा, मैं तो तुम्हें यहाँ पे पर्सन दे दिया, सारा मसला ये है। तो इसको मास ऑफ अ पर्सन कर लेता है। मास ऑफ द पर्सन, मास ऑफ द पर्सन तुम्हारे पास है। ये नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम दो प्लैनेट्स के ऊपर जिक्र कर रहे होते हैं, हम अर्थ और मास मार्स देख रहे होंगे वगैरह वगैरह। मास ऑफ द पर्सन मेरे पास जो है वो 80 किलोग्राम्स है। और आर जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, आर ऑफ अर्थ, it is 6.4 into 10 to the power of 6 meters। क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे यूजिंग द सेम नॉलेज जो हमने अभी सीखी है। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक डायग्राम बनानी है। सही है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर डायग्राम ना गिवन हो, खुद डायग्राम बना लो। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो मेरे पास ये अर्थ आ गई और इसके ऊपर ये बंदा हम्म। खड़ा हुआ। ठीक है? या मैं चलो बंदे को है ना एज अ सर्कल कंसिडर कर लेता हूँ, या चलो कुछ भी ऐसे बंदा यहाँ पे यूँ कंसिडर कर लिया मैं। ठीक है? अब हमारे पास पर्सन है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ द पर्सन है, और आर ऑफ अर्थ है। मैंने तुम्हें क्या बोला था? हमें आर क्या कंसिडर करना होता है? आर करना होता है फ्रॉम द सेंटर। सही है? या इसके वही से मैंने लगाया था। लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब मैं आर एक्चुअली मैं इसी रेडियस ऑफ रेडियस। कंसिडर कर सकता हूँ। बिल्कुल। सही, विच इज फाइन टू मी। ठीक है? अब
मेरे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m m/r², जहाँ पे जी की वैल्यू मुझे पता है, मैं क्वेश्चन से देख लूंगा, पिछले पार्ट से देख लूंगा, जो मुझे पता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास 1, मास ऑफ अर्थ जो मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻⁻24, मल्टीप्लाई द मास ऑफ द पर्सन विच इज 80 डिवाइडेड बाय r²। बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज को यहीं पे गलत कर देते हैं कि जब r² कंसिडर करना है तो बच्चे 6.4 इंटू 10⁻6 वो यहीं छोड़ देते हैं, दैट्स इट, वो उस पर आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये r² है, तो मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर लगेगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बाकायदा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास। तो एफ का मेरे पास आंसर फिर आ जाएगा 784.25 न्यूटन। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एएस से याद तो होगा, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 कहते थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, याद? हम्म। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब मामला थोड़े से डिफरेंट है। जिस तरह से वो 9.81 कैलकुलेट करते थे ना, उसी तरीके से हम देखेंगे इसको भी कैलकुलेट करना है, बट अभी कुछ नए फॉर्मूलाज आएंगे। घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो। सही है। हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो बेसिकली होता क्या था, जो तुम मुझसे पहले डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन के अंदर तुम मुझे कह रहे थे कि भाई वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एक मास, सही है? तुम ऐसी कुछ बात कर रहे थे ना कि ग्रेविटी लग रही होती है, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है एक मास। तो हम यहाँ पे यही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर फॉर्मूला याद दिलाऊं, मेरे पास W = mg होता था, ऐसा ही है। हम्म। W क्या होता था, बेसिकली फोर्स होती थी एक। बिल्कुल। मतलब अगर ग्रेविटी की बात करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ये क्या होता था, F/m, मतलब फोर्स पर यूनिट मास। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन, और हमने किस चीज से निकाली, इस चीज से, ऐसा ही है। हम्म। वेक्टर क्वांटिटी है, हमें ये बात एस से पता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। इसका यूनिट जो होता है हमारे पास, तुमने देखा है मल्टीपल यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक न्यूटन पर केजी भी होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और अगर ये यूज ना करो तो तुम इसके ऊपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हो, सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। सही है, दोनों यूनिट्स एक्सेप्टेबल है। तो फॉर्मूला तुमने, जैसे मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा, G = F/m यूज किया। मसला पता है हम्म। क्या है, ये फॉर्मूला एएस में चलता है, क्योंकि वहां पे फोर्स की डेफिनेशन क्या होती थी, F = ma होती थी, ऐसा ही है। मैं होती थी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास जी फोर्स एम एम ओपन और स्केल। Gmm/r²। अब हम ये यूज कर रहे हैं फोर्स के लिए, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मैं ग्रेविटी का यही फॉर्मूला यूज करके फोर्स इसके अंदर डिफरेंट इनपुट कर दूंगा। मतलब F/m की जगह फोर्स लिख दूंगा मैं Gmm/r², ये तो मेरा आ गया F, सही है, मल्टीप्लाइड बाय 1/m। मतलब ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, G = F × 1/m, वही बात है ना? तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये बात तक। समझ नहीं आया। मैं वापस समझाता हूँ। मैं ये जी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी को मैं ऐसे लिख हम्म। सकता हूँ, फोर्स × 1/m, बिल्कुल। सेपरेट करके लिख दूँ ना इनको, F/m है तो F/m को मैं एक साथ की जगह मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डाल के 1/m। तो ये रही तुम्हारी फोर्स, और ये रहा तुम्हारा मास 1/m, दिख रहा है? हम्म। बस फोर्स की जगह मैंने क्या यूज किया, नया फॉर्मूला फोर्स का, ऐसा ही है। हाँ यार, सही है। मतलब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, एक नया फोर्स का फॉर्मूला जो तुमने मुझसे अभी अभी पढ़ा है, बस ये 1/m कहाँ से आया? 1/m ऐसे आया, देखो F/m था ना, तो मैं इसको तोड़ के बिल्कुल। लिखता हूँ, F × 1/m।
तो मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो यही चीज बनेगी। तोड़ के लिख रहा हूँ बस। ग्रेविटी के सही है। फॉर्मूले में ये फोर्स आ गई मेरे पास और ये 1/m आ गया, जो बात हमने पढ़ी। समझ गया। सही है, मल्टीप्लाइड बाय 1/m। कोई इशू इस चीज में? नहीं। सही है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ फर्दर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास m भी कैंसिल आउट हो रहा है स्मॉल m से, तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है? G इज इक्वल टू, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, G इज इक्वल टू Gm/r²। ऐसा ही है। समझ गया। याद करने की फिर बोल रहा हूँ जरूरत नहीं है। मैंने किस चीज से स्टार्ट किया? उस चीज से स्टार्ट किया जो तुम एएस में पढ़ते हुए आ रहे हो। हम्म। एएस में इसको करोड़ों दफा देखा है कि ग्रेविटी किस तरह निकलती है मेरे पास, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी F/m से। उसी F/m के अंदर मैंने बस फोर्स कौन सी इंप्लीट करी है, अब मैं फोर्स इसके अंदर Gmm/r² डाल रहा हूँ। तो m से m कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास इवेंचुअली बच रहा है Gm/r², जो कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। कोई इशू है इस चीज में? नहीं। पक्की बात है। इसमें कौन सा एम कब कैंसिल हुआ ये बता। कोई भी कंसिडर कर सकते हो तुम, कोई भी कंसिडर, क्योंकि मैंने तुम्हें भी वैल्यूज नहीं बताई हुई, तुम्हें मैंने नाम नहीं बताया हुआ। लेकिन तुम्हें एक बात ये पता है ना कि अगर लेट से मेरे पास ये अर्थ के लिए यूज कर रहा हूँ, ये एम मैं अर्थ के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। या चलो अगर मैं हाँ चलो, अगर ये मैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मास के लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए, और ये भी मास हम्म। ऑब्जेक्ट ए का, तो ये दोनों सेम ही होंगे ना, तो इवेंचुअली कैंसिल आउट। बिल्कुल। अगर ये दोनों अर्थ के हैं तो अर्थ वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिपेंड करेगा सिनारियो सिनारियो टू सिनारियो। मतलब तुम्हें ये उसी वक्त हाथ के हाथ देखना होगा कि तुम्हें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। समझिए। ठीक है। अच्छा, फिर इसका ग्राफ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ किस तरह होता है वो भी देखते हैं जरा। देखो, मैं स्टार्ट करूंगा सेंटर से, सही है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पॉइंट क्या है मेरे पास, मेरा सेंटर है। सेंटर। मतलब अगर मैं ये प्लैनेट बनाऊं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये आर मेरा आर है, ऐसा ही है। हम्म। देखो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, अगर तुम्हें कॉमन सेंस की भी तुमसे बात करूं, हम जितना इतना हम्म। स्पेस में जाते रहते हैं, हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को क्या होता रहता है, ग्रेविटी को क्या होता है, कम होती रहती है ना। बिल्कुल। हम स्पेस में जाते हैं तो इतना कि हमारे पर ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही है, अर्थ हमें अपनी तरफ पुल ही नहीं कर रही। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? हम्म। तो जो अपनी तरफ पुल करना है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वो कब कहाँ है? सबसे ज्यादा वो है जब बंदा सरफेस के ऊपर है। सबसे ज्यादा जितना बिल्कुल। सरफेस से दूर जाता जाएगा उतनी वो कम होती जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें हम्म। एज्यूम करूं कि ये इसका रेडियस आर है, ये पॉइंट आर है, ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, सरफेस है, ठीक है। तो इसको हमने कंसिडर किया, मतलब ये क्या स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, मतलब शो कर रहा है कि ये पॉइंट वो है जो जहाँ पे हमारे पास सरफेस है, ठीक है, आर। तो इसके बाद मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा, इजंट इट? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंक्रीज तो करेगी नहीं और डिक्रीज लीनियरली नहीं करेगी, जितना जितना ऊपर जाऊंगा उतना होगा। क्यों? अच्छा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो मैं इस यहाँ से ये बात देख सकते हो, ग्रेविटी और रेडियस का क्या ताल्लुक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये बेसिकली इस ग्राफ की तरह है, 1/, हाँ, वाई 1/x² के ग्राफ की तरह। वो किस तरह होता है? एक पैराबोला होता है, ठीक है। सही है। ये रिलेशन मुझे इससे पता चला, और मुझे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे ये, अगर ये जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता 1/r के साथ, इस सीन में मैं कह सकता था कि हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन ये हम्म। आर के साथ नहीं है, ये R² के साथ है। मतलब कि ये मैथ्स का रिलेशन, अगर मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ा हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x², y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², तो इसका ग्राफ किस तरह होता है? एक पैराबोला होता है। तो मैंने एक डिक्रीजिंग पैराबोला यहाँ बना दी, ठीक है। अच्छा, या आई शुड रादर से कि ये, चलो सही है, खैर अभी मैं इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करता, बस एक पैराबोला बना दिया कि वैल्यूज की डिक्रीज कर रही है। और ये मैंने किस समझिए। तरह बनाया? अपनी मर्जी से नहीं बनाया मैंने, इस ये रिलेशन ही। हम्म। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वो डिफाइन द रीजन दैट यू ड्रॉ द ग्राफ दिस वे। अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो उसके बाद बोले एक्सप्लेन व्हाई यू ड्रू द ग्राफ दिस वे। अंदर क्या होता है? सेंटर में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, बिल्कुल सेंटर में जीरो है। जहां पे मास है ना सारा, वहां अज्यूम करते हैं जीरो है। और हमने बोला यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्या है? मैक्सिमम। सही है। तो मैंने दो बातें तुम्हें बताई। सेंटर के अंदर
सेंटर में मेरा जी जो है वो जीरो है, और मैंने तुम्हें बोला सरफेस पे मेरे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जीरो से इंक्रीज करेगा ऑल द वे अप टिल दिस वैल्यू, राइट। बिल्कुल। इस तरह का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा, लीनियर इंक्रीज होता है, लीनियर। लीनियर, इस बात का ख्याल रखना कि जो सरफेस से लेके, सॉरी, जो सेंटर से लेके सरफेस तक का मेरा रिलेशनशिप है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, वो लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो ताल्लुक है वो सारा ये। क्लियर है, कोई इशू इस चीज में? समझ नहीं। पक्की बात है। ये बात मैं तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ, इवन तो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं तुम्हें जल्दी से प्रूफ करके दिखा सकता हूँ ये लीनियर क्यों है। क्योंकि जहां तक ये लीनियर है वहां तक मैं कह सकता हूँ वहां पे मेरा जी इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम अप्लाई हो रहा है। यहाँ लीनियर वाले हम्म। पार्ट में जी इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम हो रहा है, और इस वाले पार्ट में जी इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर, सॉरी, जी एम ओवर आर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो लीनियर वाले पार्ट में ये एफ है मेरे पास, मैं तुम्हें सिर्फ जल्दी से दिखा रहा हूँ, इवन दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट तुम्हें समझ आए कि लीनियर क्यों है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कोई बात, ताकि तुम्हें समझ आए। चलो मैं यहाँ जल्दी से दिखा देता हूँ, कॉपी नहीं करना विषय के। एफ ओवर एम है, एफ किसके बराबर है, एम ए के, एम टाइम्स ए, ऐसा ही है। हाँ या ना? हाँ। अब मैं ये क्या होता है मेरे पास, अगर मैं इसको केजी लिख दूं, इधर भी केजी लिख दूं, एक्सेलरेशन होता है मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर तुम देखो तो जी और मीटर यानी कि लेंथ का मेरे पास रिलेशन, मीटर बोलूं या लेंथ बोलूं, मेरे पास रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रही है ये बात, या वापस समझाऊं? नहीं नहीं, समझ में आ गया। सही है, मैंने स्टार्ट एफ ओवर एम से किया, मैंने एम को, एफ को तोड़ दिया एम ए के अंदर। मैंने बोला एम मतलब सही। केजी है, ताकि कंफ्यूज ना हो रही, मैंने बोला ये भी केजी इंटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी हम्म। और ये मतलब बेसिकली इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो ताल्लुक है वो क्या है, लीनियर। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। और बस, ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो लीनियर के बाद पैराबोला बन रही है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मतलब क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई नाम तो नहीं है ना? नहीं, कोई नाम। आर, जो आर पॉइंट है। आर सरफेस है हमारी, यस, ये सही पता है। होना चाहिए तुम्हें कि सरफेस के ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू, अगर तुम मतलब ये देखो तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना, बिल्कुल। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन कर रहा है इसकी। हम्म। तो मैक्सिमम वैल्यू वो सरफेस पे कर रहा है, तुम्हें ये बात पता नहीं चाहिए। आर ये मैंने क्यों बिल्कुल। बोला है, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये जीरो से लेके आर तक का डिस्टेंस आर है, और हमने बोला कि जीरो से लेके आर तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस है। सही है, तो इस वजह से मैंने बोला कि जहाँ ये आर रीच कर रहा है मतलब ये सरफेस रीच कर गया, अगर इसने जीरो से लेके आर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। सही। इस चीज में कोई इशू थोड़ा सा भी? अगर तुम इसकी लेबलिंग की बात करो इस ग्राफ के एक्सिस की, तो ये मेरे पास यहाँ जी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और जाहिर है हमारे पास, जैसे मैंने आर भी यहाँ लेबल किया, मैं कर देता हूँ यहाँ स्मॉल आर लेबल कर देता हूँ, अज्यूम करता है। और ये मेरे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितना जितना आगे जाता जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द सेंटर। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। पक्की बात है, अच्छे से क्लियर है? ओके। क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन एक अच्छा मजे का कॉन्सेप्ट है, और हम जरा उसके साइंस के ऊपर भी बात करेंगे। समझ गया।